हेलो बच्चों, अपन संविधान की रचना पढ़ रहे थे। संविधान की रचना के अंदर जो बहस चल रही थी बैठे सदस्यों के द्वारा कि भारत के अंदर किन किन बातों को अपनाया जाना चाहिए और किन किन बातों को छोड़ना चाहिए। तो कुछ बातें अपन ने पढ़ी थी कि संविधान के अंदर क्या क्या बातें रखी गई थी, और उसी में आगे थी कि भाषा को लेकर के क्या, किस बात को, कि भाषा को लेकर के भाषा कैसी होनी चाहिए, इस बात को लेकर भी बहस होने लगी। कुछ लोगों का मानना ये था कि क्या है कि अंग्रेज़ों के साथ ही और अंग्रेजी को भी अलविदा कह देना चाहिए। कुछ का मानना ये था कि नहीं, अंग्रेजी भी रखनी चाहिए और हिंदी भी रखनी चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि अंग्रेजी के स्थान पर किसको, हिंदी को राजभाषा घोषित कर देनी चाहिए। इस बात पे जब लेकर के बहस होने लगी तब क्या किया कि इसका जो बीच का नतीजा ये निकाला गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित की गई। क्या किया गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। इसके पश्चात साथ साथ में अंग्रेजी भी रखी गई, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत के अंदर या तो क्षेत्रीय भाषा थी या फिर अंग्रेजी भाषा वो लोग जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे। तो इस बात को लेकर के टी कृष्णाचार्य ने विरोध किया कि इस तरह से अगर हिंदी को ही तवज्जो दिया जाने लगेगा तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो तो एक तरह से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, वो भारत से अलग थलग दिखाई देने लगेंगे। इसके लिए फिर क्या निकाला कि अंग्रेजी को क्या किया है कि जो सरकारी काज हैं दूसरे देशों के साथ जो अपने भाषा को लेकर के जो संबंध है कि उसको लिए अदालतों के अंदर किसको, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों भाषाएं रख ली, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दी। अदालतों के अंदर, सेवाओं के अंदर और राज्यों के बीच संचार आदि के लिए किस भाषा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया। तो दोनों एक साथ ही इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। अब इसके पश्चात देखो कि संविधान सभा के अंदर जो सदस्य बैठे थे उनमें जो सबसे मुख्य माना जाता है कि योगदान जिसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है वो किसका माना जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। जो संविधान सभा में जो सदस्य बैठे थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, सबसे ज़्यादा योगदान किसका माना जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। ये आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये क्या थे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था उस प्रारूप समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। इसके पश्चात देखो संविधान में अपन ने देख लिया कि वोट कौन देगा उसका तय कर लिया, समान नागरिकता का दे दिया। उसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग का किसी प्रकार का शोषण नहीं हो, उस समय जो छुआछूत जैसी बीमारी फैल उसको हटा करके और कानूनी दंड का विधान बना करके उसको समाप्त कर दिया गया, और सरकारी सेवाओं के अंदर आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई, भाषा को लेकर के जो वो तय कर दिया गया। अब आता है कि जो राज्यों का गठन कैसे किया जाए, क्योंकि भारत आज़ाद होने जा रहा था और उस समय क्या थे, भारत किस में बटा हुआ था, रियासतों के अंदर बटा हुआ था। तो रियासतों में बंटने के कारण अब आगे संविधान सभा के सदस्य जो थे उनके आगे समस्या ये थी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। राज्यों का गठन कैसे किया जाए। अब ये समस्या उनके सामने आई। इनके जो संविधान बैठे थे, संविधान बनाने के लिए जिस सभा में जो लोग बैठे थे उन लोगों के सामने ये थी कि हमारे भारत की एकता बनी रहे, इसके लिए जो रियासतें हैं उन रियासतों को
सीमांकन किस प्रकार से किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई राज्य को परेशानी नहीं हो। तो 20 के दशक में कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया था 1920 के दशक में कांग्रेस ने दिया था कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा, जैसे ही भारत आज़ाद होगा अंग्रेज़ों से, ठीक है ना, जैसे भारत आज़ाद होगा तो प्रत्येक बड़े भाषाई समूह के जो प्रांत हैं उनको क्या है, किसमें राज्य अलग बना दिए जाएंगे। आज़ाद होगा तो प्रत्येक बड़े भाषाई समूह है को अपना अलग राज्य बना सकेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आश्वासन दे दिया, लेकिन ये आश्वासन क्या रहा, असफल रहा। 1920 के दशक में कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा, आज़ाद होते ही जो बड़े भाषाई समूह के जो प्रांत हैं उन प्रांतों से क्या उनको एक अलग राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, असफल रहा। कैसे असफल ऐसे रहा, क्योंकि जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत का तो विभाजन किसके आधार पे हो गया, धर्म के आधार पे हो गया। यह आश्वासन क्या रहा, असफल रहा और भारत का विभाजन धर्म के आधार पर ठीक है। अब धर्म के आधार पर विभाजित होते हिंदू और मुसलमानों के मध्य क्या हुए, दंगे हुए, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। ऐसी स्थिति को देखते हुए और उस समय क्या भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही क्या थे कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के क्या बन गए, विरोधी बन गए। क्योंकि इस तरह से अगर मान ये धर्म के आधार पर विभाजन हो गया देश का, अगर वापस भाषा के आधार पर अलग कोई राज्य बनेगा तो वापस देश का क्या हो सकता था, खंडन हो सकता था। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी कौन सी बीच के बात अपनाई जाए ताकि राज्यों का पुनर्गठन भी हो जाए और देश का विभाजन भी नहीं हो। तो देखो इसके लिए क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरोध में विचार रखे, ठीक है। फिर भी देखो क्योंकि भाषा के लेकर के अब दिक्कत आ रही थी भाषा पर, तो ऐसे की स्थिति के अंदर और जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने धीरे धीरे क्या उठानी शुरू कर दी, मांग उठानी शुरू कर दी
कि राज्यों का क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। उन मांग में सबसे पहले जो उठाने वाला जो राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। भारत के दक्षिणी प्रांत के जो कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषा के, मराठी भाषा, वो अपने अपने राज्यों के इंतजार में है। वो 1920 के दशक वाली बात का इंतजार वो कर रहे थे, ठीक है, कि जो कांग्रेस ने उनको आश्वासन दिया था। ऐसी स्थिति में जो कन्नड़ भाषी दक्षिण भारत के भाषा के लोग, मलयालम भाषा के, मलयालम, मराठी, उड़िया आदि भाषाई राज्य जो प्रांत थे वो क्या करने लगे? राज्यों का इंतजार करने लगे। यानी वो धीरे धीरे इस बात की ओर आश्वस्त होने लगे कि राज्य बनाया जाएगा। इस बात को लेकर के 1952 में भारत में पहली बार श्री पोटी श्रीरामुलु के नेतृत्व में 1952 में भारत में पहली बार पोटी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग की गई। और इन्होंने, ये कौन थे? गांधीवादी नेता थे। और इनके नेतृत्व के अंदर क्या है? आंध्र प्रदेश को वापस पुनर्सीमांकन या नामांकन करवाने के लिए और क्या किया गया? आंदोलन चलाया गया। और यह आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला। भूख हड़ताल की गई और उस भूख हड़ताल में पोटी श्रीरामुलु की 58 दिन के पश्चात क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद सरकार ने एक्शन लिया और 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को किसका गठन कर दिया गया? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश बन गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश यानी 1920 के दशक में कांग्रेस ने यह आश्वासन दिया कि जो भाषा के आधार पर बड़े प्रांत हैं उनको क्या बना दिया जाएगा? जैसे भारत आज़ाद होगा उनको राज्य घोषित कर दिया जाएगा, पुनः उनका सीमांकन कर दिया जाएगा। लेकिन ये योजना उनकी क्या रही? असफल रही। क्यों? क्योंकि भारत का विभाजन किसके आधार पे हो गया? धर्म के आधार पे भारत पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। और धर्म के आधार पर जैसे ही विभाजित होने लगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस नीति का क्या किया? विरोध किया। विरोध करने पर और जो आश्वासन कांग्रेस ने दिया था उनमें दक्षिण भारत के जो अधिकतर प्रांत थे अब वो धीरे धीरे क्या है? मांग करने लगे कि उनके राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। उस मांग में सबसे पहले और जो हड़ताल पे अनशन शुरू किया वो कौन था? आंध्र प्रदेश राज्य था। आंध्र प्रदेश के राज्य के अंदर
पोटी श्रीरामालू व्यक्ति के द्वारा और अनशन शुरू किया गया। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ और 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश बन गया। अब धीरे धीरे अन्य राज्यों की भी क्या की जाने लगी? मांग की जाने लगी। और यह मांग जब जोर पकड़ने लगी तो इसके लिए सरकार ने क्या सुझाव किया कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। कब? 1956 में। ये दोनों बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। इसके पश्चात 1956 में और क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? इस आयोग की अध्यक्षता किसने की? फजल अली। दो अन्य सदस्य और थे। कौन थे अन्य सदस्य? पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे कौन थे? सरदार के.एम. पाणिकर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। अन्य सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पाणिकर ने। इस आयोग ने ये सुझाव दिया कि असम, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मलयालम, तेलुगु भाषी और उड़िया इन प्रांतों के गठन के उद्देश्य के लिए और क्या है, पुनः इनका सीमांकन किया जाएगा। तो 1960 के अंदर क्या है, मुंबई प्रांत से और महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्य बने। 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बने। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया गया? इसके पश्चात धीरे धीरे अनेक राज्यों का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। और अपन देखते हैं जून 2014 के अंदर तेलंगाना नया राज्य फिर बना। और ये किस में आता है? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ही इनका सीमांकन किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया था। धन्यवाद।